connections are मैं बोला ना, दे उसको, उस रोल नंबर को मैं बुलाया क्या एब्सेंट बोल के? नहीं बुलाया ना। oh sorry sir, sorry sir. आज टोटल क्लास, क्योंकि आज जो बोलेंगे वो नोट में है बट समझने के लिए, उससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में। लैब के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ आपका यूजफुल है, इसलिए इस हिस्सा को हम व्हाइट बोर्ड में डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। ये एक मतलब जस्ट एक स्पीड कवरेज है, जो चीज आप लोगों को जानना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसा पैदा हुआ, द हिस्ट्री बिहाइंड दैट। सो जो हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बोले थे क्वांटम मैकेनिक्स, ये कुछ एप्लीकेशंस उसका लिखे हैं, कहाँ कहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स काम में आता है। Quantum mechanics nowadays is used on a daily basis by thousands of physicists, chemists, engineers. It appears as one of the major revolutions in the way we view the physical world of 20th century. 20th century में जो दो रिवॉल्यूशन हुआ था साइंस में, एक है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे पहले जो भी फिजिक्स अवेलेबल था अप टू 1900, जितना फिजिकल प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह आइडिया, जो सबको मिला के उसको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल साइंस बोला जाता था। The sense organs that nature has provided us for direct observation has limitation. हम लोगों को जो 5 सेंस ऑर्गन नेचर ने दिया है उसका अपना लिमिटेशंस है। देखो तुम बार बार ऐसे अनुएगोस का काट रहे हैं अटेंडेंस। अनुएगोस आर्यन प्रसाद 871, जो सर कटते जा रहे हैं उन लोगों को भी मैं काट रहा हूं इधर। ओके, तो जो सेंस ऑर्गन हम लोगों को नेचर ने दिया था, तो सामने है तो क्यों कट तेरा डिस्कनेक्ट दिखा रहा है? सेंस नेचर ने हम लोगों को जो सेंस ऑर्गन 5 दिया है उसका अपना लिमिटेशन है। मतलब उसको यूज करके हम दुनिया का कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम हमारा आंख को यूज करके कभी भी, ये कौन है रे अभी? हेलो हेलो, क्लास में हूँ, बोलो कौन बोल रहा है, जल्दी कौन बोल रहा है? मैं क्लास में हूँ अभी। क्या बोलना चाहते हो, जल्दी बोलो। जो सेंस ऑर्गन हम लोगों को नेचर ने दिया है उसका अपना लिमिटेशंस है। उसमें हम बहुत छोटे छोटे चीजों को देख नहीं सकते, उस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादातर केसेस में क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, वो हम देख नहीं पाते। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद क्वांटम मैकेनिक्स का जो रिजल्ट है वो दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक सोच हमारे दिमाग में आएगा क्वांटम पढ़ते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस दुनिया का बात है जो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल का बात, जिसको हम लोग सेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं बोल के हम लोग मानते नहीं है कि ये क्वांटम वर्ल्ड में सच में हो रहा होगा। बट quantum mechanical principles are surely applied to all those very small particles and very small systems. The sense organs that nature has provided us for direct observation have limitations and cannot observe the systems where phenomena are governed by quantum mechanical principles. Although quantum mechanics applies to all objects, the effects of quantum mechanics are most noticeable only for small objects. Last class में बोला था
क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल यूज करके अगर आप क्रिकेट बॉल का मोशन को डिस्क्राइब करना चाहोगे हो जाएगा, लेकिन उसमें जो रिजल्ट निकलेगा न्यूटन लॉ अप्लाई करके आप किए होते तो वही रिजल्ट होता। बट आप अगर कोई एटम के अंदर होने वाला इलेक्ट्रॉन का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन करोगे, you will fail. The results that you will get will not tally with the experimental observations. They are the quantum mechanical principles only work. So this thing you must understand very well. Principles of quantum mechanics become dominant when the scale goes down to the level of nanometer or less. तुम ये पूछ सकते हो सर अगर ऐसा बात है तो कितना छोटे में जाने से क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल को हम लोग ठीक से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो कि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल लॉज का एप्लीकेशन में नहीं हो सकता था। वो नानोमीटर साइज का लेवल में हम चले जाएंगे तो वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स डोमिनेट करके रहता है, इसीलिए हम उसको क्वांटम वर्ल्ड बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ गवर्न करता है, अपना प्रिंसिपल्स को ही वहां पे डोमिनेट करके रखाता है। मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, chemical bonding, stability of atoms and molecules, spectra emitted by different gases। आप अगर सच में समझना चाहते हो कि एक एलईडी बल्ब से कैसे लाइट निकलती है, आप अगर ये समझना चाहते हो कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब से, जो पहले था, अभी तो एलईडी बल्ब आने के बाद घर में सब बल्ब एलईडी में रिप्लेस हो गया, उससे पहले जो फ्लोरोसेंट बल्ब था वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें से कैसे लाइट निकलता है, स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है, रेडियो एक्टिव जो जिसको लेके अभी न्यूक्लियर बॉम्ब सब बनाया है कंट्रीज और अपने आप को सुपर पावर बोल रहे हैं, वो कैसे होता है, फेरोमैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी जैसा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की सब्सटेंसेस पोजेस करता है तो हम लोगों के लिए वो यूजफुल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर आता कैसे है, ये सब क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल लॉ समझाने में पूरा फेल कर जाते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स दे कैन गवर्न ऑल दिस। विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स यू कुड नॉट हैव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एलईडी बल्ब इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर सेल इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा है, तुम्हारा सेल फोन, लेजर्स, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, बारकोड स्कैनर एटसेट्रा, दे ऑल वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। एमआरआई मेडिकल में जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एटॉमिक क्लॉक्स एंड मेनी मोर। देन व्हाट इज क्वांटाइजेशन? दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कोई भी सिस्टम का मतलब कोई भी एंटिटी का कोई भी एक क्वांटिटी अगर डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है, जैसे कल लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। कोई भी एंटिटी का अगर एक क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एंटिटी क्वांटम सिस्टम है। तो इसका एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स, चार्ज acquired exchanged by between systems is quantized, angular momentum, spin angular momentum of electron in an atom is quantized, magnetic moment of electron nuclei is quantized, energy exchange between radiation and electron in photoelectric effect is quantized, mass of 100 gram of water in a container appears to be continuously distributed, but at microscopic level it is quantized. Every micro phenomena which appears to be continuous is microscopically quantized. If any of the property of characteristic of a system is quantized, then it is said to be a quantum system. Quantum mechanics involves the study of phenomena involving these quantum systems and their applications, possible applications in various fields of medical engineering and research. ये लाइन्स हम आपको इलाबोरेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसीलिए इसको जैसे जस्ट रीड आउट कर रहे हैं। Even I have explained you how what were the phenomena actually to explain which classical laws fail, और classical laws मतलब क्या होता है वो भी बता चुके हैं। The Newtonian laws, the laws of thermodynamics, Maxwell's electromagnetic theory equations, Fresnel wave theory, ये सब 1860-70 तक डिस्कवर हो चुका था। And people thought that all the basic laws of nature are already been discovered and
Keeping them in a set, we will get a classical laws set. Using any or all of these laws, any phenomena that we can see experimentally can be explained. Is it clear? 814. So, और उसके साथ कुछ आइडियाज भी था. क्या क्या आइडियाज था जो हम लास्ट क्लास में बोले थे कि दुनिया दो तरह का एंटिटी को लेके बना है, वेव्स एंड मैटर, कि कोई भी क्वांटिटी को आप अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हो और कोई भी क्वांटिटी अपना वैल्यू जीरो, माने कोई भी कंटिन्यूअस रेंज से कोई भी वैल्यू ले सकता है. ये सब जो कुछ सोच था और क्लासिकल लॉज, ये सब मिला के कोई भी फिनोमेना में ऑब्जर्व करने वाला चीजों को लोगों ने आराम से समझा देते थे 1850 1860 तक. बट उसके बाद सोफिस्टिकेशन इन इंस्ट्रूमेंट्स आया, इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया. और जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को लेके भी अलग अलग छोटा छोटा पार्टिकल इन्वॉल्व होने वाला फेनोमेना को ऑब्जर्व किया गया, तो जो ऑब्जर्वेशंस मिला उसको जब लोगों ने क्लासिकल लॉज अप्लाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो वो फेल कर गए. Towards the end of 19th century, classical physics had attained near perfection with tremendous success, both in theoretical and experimental fronts. Almost all the physical phenomena ranging from dynamics of point particles, rigid bodies, thermodynamics, geometrical and wave optics, electromagnetism, many other related experimental results would be described in the framework of classical mechanics. जो बैकबोन था क्लासिकल मैकेनिक्स का, न्यूटनियन मैकेनिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल वेव थ्योरी एंड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ जो सोच था, जो आइडियाज था. क्लासिकल फिजिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. Physical quantities can be measured with unlimited accuracy. Physical quantities can have any value from a continuous range. Particles and waves in classical physics are regarded to different kinds of entities. The above ideas, though were in numerous success in explaining the phenomena involving macroscopic bodies, yet became inadequate to account for many experimental observations made during late 19th century and early 20th century. तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या था? जो ऑब्जर्वेशन को समझाने में क्लासिकल लॉज फेल हुए, क्लासिकल आइडियाज फेल हुए, वो क्या था? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय एटम्स, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर इन लो टेम्परेचर रीजन. यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार आता है. क्वेश्चन ये होता है कि 4 एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना आप बोलो जिसका ऑब्जर्वेशन को क्लासिकल लॉज एक्सप्लेन करने में फेल कर गए. तो ये 6 हम लिस्ट किए हैं. ये 6 में से कोई 4 लिखने से भी आपको मार्क मिलेगा. इज इट अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड? Yes, sir. बट एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, ऑल दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, दे आर नॉट इन आवर सिलेबस इन डिटेल. मेन 4 ऑब्जर्वेशंस छोड़ के कोई दूसरा सवाल ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट को रिलेटेड नहीं आएगा. दैट इज व्हाई आई शोड यू ऑल दीज थिंग्स. Otherwise, I would have explained it in the whiteboard the way I used to do that. यहाँ पे लेकिन आप लोगों को ये फील कराने के लिए कि what observations in black body spectrum we had that could not be explained with the help of classical laws. What observations in photoelectric effect we had that could not be explained with the help of classical laws. At least ये 2 एग्जाम्पल को हम थोड़ा इलाबोरेट किए हैं नीचे. आप तो बहुत सारे चीज यहाँ पे हम लिखे हैं जिसको आप पढ़ने से आराम से समझ जाओगे. मैं उस पॉइंट को टच करूंगा जो पॉइंट एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स को पैदा करने में हेल्प किया. आप जानते हो कोई भी बॉडी,
कोई भी घड़ी, कोई पेन रख दो, तुम्हारा लैपटॉप, कोई भी घड़ी कोई भी टेम्परेचर में होने के टाइम में चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, जिसको हम लोग रेडिएशंस बोलते हैं। रेडिएशंस, कोई भी घड़ी कोई भी टेम्परेचर में जो रेडिएशंस, मैं बैठा हूं, मेरा शरीर से ये रेडिएशंस चारों तरफ, विकिरण चारों तरफ एमिटेड हो रहे हैं। किसी का भी, कोई किताब देख लो, सन, कोई भी घड़ी, लेकिन जो घड़ी, अच्छा उसके साथ और एक बात है, कोई भी घड़ी कोई भी टेम्परेचर में कंटिन्यूअस रेडिएशन चारों तरफ अपना सरफेस के थ्रू, एक्सपोज सरफेस के थ्रू एमिट करने के टाइम में बाहर से जो रेडिएशन आके उसके सरफेस के ऊपर गिरता है ना, उसको ऑब्जर्व भी करता है। लेकिन बाहर की सरफेस, बाहर की रीजन से जो रेडिएशन आके बॉडी के सरफेस में गिरता है, उसको 100% ऑब्जर्व नहीं करता है, पार्टली ऑब्जर्व करता है। कुछ बॉडी ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर गिरने वाला हर रेडिएशन को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। देखो, कोई भी बॉडी, ध्यान से इसको समझना, कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ रेडिएशन देता है, उसके साथ उसके ऊपर गिरने वाला रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करता है। अगर एक बॉडी को आप ऐसे जगह पे रखे जहां पे उसके ऊपर कोई रेडिएशन आके गिरेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना रेडिएशन अपना टेम्परेचर की वजह से जो छोड़ रहा था, रेडिएट कर रहा था, वो बंद कर देगा, नो। उसी तरह एक ब्लैक बॉडी जैसे उसके ऊपर गिरने वाला बाहर का कोई भी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, इसी तरह ब्लैक बॉडी का अपना टेम्परेचर की वजह से वो जो एमिशन देता है अपना टेम्परेचर की वजह से, उस रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फुल रेडिएशन, इक्विवेलेंट फुल रेडिएशन बोलते हैं। कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? Could you understand what is meaning of black body radiation? एक ब्लैक बॉडी, यस बोलो। आप समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो, पहले बोलो, मैं जो बोला हूं। वो ब्लैक बॉडी अपना टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ जो रेडिएशन देता है, उस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी बोला जाता है। वो रेडिएशन बॉडी का अपना है, बाहर से ऑब्जर्व किया हुआ, बाहर से आने वाला रेडिएशन वो नहीं। तो एक ब्लैक बॉडी, दुनिया में सच में क्या ब्लैक बॉडी है? दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है। उसके ऊपर गिरने वाला कोई भी रेडिएशन को ऑब्जर्व 100% नहीं करता है। लेकिन आप अगर एक ऐसा बॉडी लोगे जिसको लैंप से निकलने वाला धुएं से काला कर दोगे, लैंप ब्लैक से, एक बॉडी को, कांच को, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लोगे, ग्लास पीस, एंड मेक इट कंप्लीटली ब्लैक यूजिंग द fumes those are emitted by burning charcoal, then that piece of glass completely blackened will act as a black body, but not 100%. It may observe 97-98% of the radiation falling upon it, not 100%. So nobody in the universe is perfectly black body, but somebody can be approximated to be black body, like sun. बट उसी टाइम में एरी नाम का एक आदमी एक ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 100% एक्यूरेट ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। ये वो डिजाइन है जो दिखा रहे हैं डायग्राम पे। ये कुछ नहीं है, ये एक एनक्लोजर है, चारों तरफ से बंद हुआ, जिसका वॉल कंप्लीटली इंसुलेटर है। मतलब वो अंदर से हीट बाहर जाने नहीं देगा, बाहर का हीट अंदर आने नहीं देगा,
और उसका जो इनर वॉल है, जो आउटर वॉल जो है, आउटर साइड का जो वॉल है, उसको कंप्लीटली व्हाइट कर दिया गया है। तो फिर उसके ऊपर गिरने वाला लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा ज्यादातर। और इनर वॉल को कंप्लीटली ब्लैक पेंट में पेंट कर दिया जाता है, इनर वॉल को, इनर साइड का वॉल को। फिर इसमें एक छोटा सा होल बनाया जाता है, वेरी नैरो होल। उस होल के सामने रखा जाता है एक कनिकल प्रोजेक्शन पी। तो जो भी रेडिएशन इस होल के थ्रू गिरेगा, बाकी कोई भी साइड से रेडिएशन अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जो भी रेडिएशन इस होल के थ्रू अंदर जाएगा, वो प्रोजेक्शन में इंसिडेंट करने के टाइम में, प्रोजेक्शन क्योंकि ब्लैक एंड है, तो 98% या ऊपर रेडिएशन वहां पे ही ऑब्जर्व हो जाएगा फास्ट इंसिडेंट्स में। फिर जो 2% रिफ्लेक्ट होगा, वो आके जब उस सरफेस का दूसरे जगह पे गिरेगा, उसका 98% फिर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसी तरह 2-3 रिफ्लेक्शन के अंदर वो उसी एनक्लोजर के अंदर ही कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाएगा वो वॉल में। तो हो गया ना एक ब्लैक बॉडी। अगर कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर, तो ये ब्लैक बॉडी यहाँ पे कौन सा है? क्या ये जो आपका आउटर वॉल है ये ब्लैक बॉडी है? नो, द ब्लैक बॉडी इज द इनर साइड ऑफ द एनक्लोजर विथ द इनर सरफेस, ब्लैक एंड सरफेस। जो मटेरियल आप लिए हो उसको बनाने के लिए, वो मटेरियल ब्लैक बॉडी का हिस्सा नहीं है, because observation is completely taking place at the blackened surface. Now, because of this, the blackened surface will be at a temperature and emit radiations. So, in the whole enclosure, ये जो वॉल्यूम है, उसके अंदर ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन पूरा फिलअप होके रहेगा। उसी रेडिएशन से छोटा सा अमाउंट आप उसी हॉल के थ्रू निकाल सकते हो बाहर, और उस रेडिएशन को एनालाइज कर सकते हो कि ये रेडिएशन में क्या क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। व्हाट दे फाउंड एक्चुअली, ये पेरिस ब्लैक बॉडी को बना के लूमर एंड प्रिंसेन नाम का दो आदमी, लूमर एंड प्रिंसेन, ये ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन को वो लोग एनालाइज कर रहे थे। उन लोगों, आपको पता है ये भी कि कोई भी रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसका वेवलेंथ होगा। वो लोग पहले जानने की कोशिश की है कि ये रेडिएशन जो निकल रहा है ब्लैक बॉडी से, उसमें कौन सा वेवलेंथ का वेव है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। वो लोग देखे उससे निकलने वाला रेडिएशन में 0 से शुरू करके इनफाइनाइट तक सभी पॉसिबल वैल्यू का वेवलेंथ है। एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, गामा रेज भी है, इनविजिबल लाइट भी है, माइक्रोवेव्स भी है, रेडियो वेव्स भी है, इंफ्रारेड्स है, सब कुछ है। फिर लोग बोले कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है वो तो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और इतने सारे अलग अलग वेवलेंथ का है। तो फिर कौन सा वेवलेंथ कितना एनर्जी कैरी करके रखा है, कौन सा वेवलेंथ के साथ कितना एनर्जी कैरी हुआ है, उसको वो लोग स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद वो ग्राफ को बनाए। सपोज, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Suppose this is the black body chamber with a narrow hole. Now this area is completely filled up with black radiation, black body radiation, जो रेडिएशन सरफेस से निकला होगा। आप एक काम करो, उस रेडिएशन के अंदर यू मेक ए स्मॉल यूनिट वॉल्यूम। उस वॉल्यूम के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें टोटल एनर्जी कितना है देखो, टोटल एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। उसमें जितने सारे पॉसिबल वेवलेंथ है, सभी वेवलेंथ का एनर्जी होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा।
ये हुआ लैम्डा वन एनर्जी का एनर्जी डेंसिटी, लैम्डा वन वेव का एनर्जी डेंसिटी। ये लैम्डा टू वेवलेंथ वाला वेव का एनर्जी डेंसिटी, वो सभी को मिला के टोटल एनर्जी डेंसिटी बनाया। तो वो लोग क्या किए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पहले एक टेम्परेचर में रखे, फिर इस तरफ लैम्डा वैल्यू का एनर्जी डेंसिटी और इस तरफ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी का एनर्जी डेंसिटी, इस तरफ फ्रीक्वेंसी, इस तरह करके वो लोग ग्राफ खींचे। आप ये ग्राफ को इधर देख पा रहे होंगे। जो रेडिएशन निकलेगा उसका जो इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। सो वेदर इट इज एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ और इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इट इज द सेम थिंग। कोई एक टेम्परेचर में उनको जो ग्राफ मिला वो ग्राफ ऐसा था। इसका मतलब क्या, लो वेवलेंथ का एमिशन एनर्जी कम है, वेवलेंथ जितना बढ़ेगा एमिशन एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में मैक्सिमम एमिशन मिलेगा, उसके ज्यादा वेवलेंथ का एमिशन फिर घट जाएगा। So energy is not equally distributed among the wavelengths. Some wavelengths carry maximum energy, some wavelengths carry minimum energy, very little energy. Low wavelengths and higher wavelengths they carry minimum energy. ये एक टेम्परेचर का बात है। और इस कॉल के नीचे जो एरिया होगा वो एरिया एक्चुअली यू लैम्डा डी लैम्डा को इंटीग्रेशन करने में मिलेगा, दैट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी। ये एक टेम्परेचर का बात था। जब टेम्परेचर बढ़ा के फिर ग्राफ प्लॉट किया गया, द ग्राफ केम टू बी लाइक दैट। ओनली थिंग, एक वेवलेंथ में लो टेम्परेचर में जितना एमिशन होता था, हाई टेम्परेचर में उसी वेवलेंथ में ज्यादा एमिशन हुआ, मैक्सिमम एमिशन वाला वेवलेंथ घट गया। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस मिला एक्सपेरिमेंटली, इसको नोट डाउन यहाँ पे किया गया है। For a temperature, the body energy density is at low wavelengths and high wavelengths is small. It steadily increases with wavelength and frequency till it attains a maximum, then again decreases. The total energy density per unit volume, total emission from unit area in 1 second is directly proportional to 4th power of the temperature. Corresponding to particular wavelength, the emissive power is more at a higher temperature. The wavelength corresponding to maximum emission is inversely proportional to temperature. जो मैक्सिमम एमिशन होने वाला वेवलेंथ है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो घटा, इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। यहां तक तो सब ठीक था। ये जितने सारे चीज हम दिखाए, इसको क्लासिकल लॉज आराम से समझा दिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हुआ, प्रॉब्लम यहां पे हुआ। देखो, आप देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यू न्यू मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा है। तो ये तो एक कंटिन्यूअस कर्व है, और आप जानते हो कोई भी कंटिन्यूअस कर्व को ग्राफ में एक कंटिन्यूअस फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Every continuous curve represents a continuous function. Every continuous function represents a continuous curve. क्योंकि u lambda u nu versus nu graph is a continuous curve, so it is obvious that these continuous curve must be representing a continuous functional relation in between u nu and nu. मतलब एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक स्पेसिफिक मैनर में, फंक्शनल मैनर में जरूर बदल रहा है एक टेम्परेचर में। तो वो फंक्शन क्या है, कैसा है, उसी को डिराइव करने के लिए थियोरिटिकली क्लासिकल लॉज को लेके लोगों ने एफर्ट लिए। पहले विन आया, विन क्लासिकल लॉज को अप्लाई करके ये इक्वेशन 3 को बनाया। इसका डेरिवेशन तुम्हारा कुछ नहीं है सिलेबस, ये फॉर्मूला भी याद करने का उतना जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसको ग्राफ में प्लॉट किया गया ना, देखा गया कि ये मैं अगर उसमें वेवलेंथ के हिसाब से प्लॉट करूं तो हाई वेवलेंथ जोन में वो एग्जैक्टली टैली कर रहा है।
और लो वेवलेंथ जोन में, मतलब दिस इज नॉट कंप्लीटली टैलिंग विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्योंकि ये फेल कर गया, ये देखो ये जो सॉलिड कर्व है ना, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, सॉरी हाँ, और ये जो दो डॉटेड कर्व दिखाया गया है, एक नीचे ये विंड इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब लो वेवलेंथ जोन में वो टैली कर गया, हाई वेवलेंथ जोन में ये डॉटेड कर्व सॉलिड कर्व से अलग है। उसके बाद आया रेली जीन, वो एक फॉर्मूला डिराइव किया क्लासिकल लॉज को यूज करके। उसका जो फॉर्मूला था ना, ये ऊपर वाला डॉटेड कर्व, अब मार्क करो हाई वेवलेंथ जोन में वो कोइंसाइड कर रहा है एक्सपेरिमेंट के साथ, लो वेवलेंथ जोन में वो डेविएट कर रहा है। मतलब कई सारे फिजिसिस्ट लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई करके वांटेड टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, बट व्हाटएवर इक्वेशंस दे गेव, those did not tally with the experimental result. So it has appeared as if it is impossible to obtain the dependence of intensity on wavelength and frequency by using the classical laws. Now, whenever you talk about the variation of something with frequency or something with wavelength, you say that is spectral variation. कोई भी चीज का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन को हम लोग उसका स्पेक्ट्रल वेरिएशन बोलते हैं। सो हियर you are observing the variation of energy density with wavelength or frequency, that's why it is called as spectral distribution of energy over various wavelengths. So whatever experimental result was regarding the spectral variation of energy over different wavelengths, people wanted to derive the equations depending upon the classical laws which could explain these experimental observations exactly, but everybody failed in doing so. No one could become success. इसके ऊपर डिबेट चल रहा था, इसके ऊपर सेमिनार हो रहा था, कोई भी सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन थियोरेटिकली नहीं कर पा रहा था। एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ यूमर एंड टिम्सन ने निकाले थे फेरिस ब्लैक बॉडी को लेके, लेकिन उसी टाइम में एक एस्टोनिश हो गया। 1900 जुलाई की महीना था, एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में प्लांक, मैक्स प्लांक इस इक्वेशन को लाके सामने रखा, बोला अगर हम लोग मानेंगे ये 5i एंड 5i, एक में फ्रीक्वेंसी के साथ एक में वेवलेंथ के साथ, वो बोला अगर हमारा एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ इसी फॉर्मूला के अनुसार, फंक्शन के अनुसार भारी करे, तो फिर ये जो होगा इक्वेशन, इसको एक्सपेरिमेंट में प्लॉट करने से, इसको ग्राफ में प्लॉट करने से वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ एग्जैक्टली टैली कर जाएगा। वो करके दिखाया, लेकिन लोगों ने पूछे, you wrote an equation, you demanded that equation is the relation between energy density and frequency, but you have to derive it from the existing laws. So he presented the formula but did not prove it. He was told to prove it. Then again in another seminar in the month of September, same year, he proved this. But he proved this basing upon these ideas, these postulates. 1, 2, 3. क्या बोले? बोले वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है ना, उसमें जो रेडिएशन बोल के आप सोच रहे हो, that is actually a collection of large number of oscillators who are oscillating with different frequencies between 0 to infinite. These oscillators are continuously exchanging energy with the surrounding, with the enclosure wall. But एक ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तब जो ऑसिलेटर ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर जो ऑसिलेटर एनर्जी छोड़ेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो आइदर एच न्यू और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एच न्यू का आधा एनर्जी एक ऑसिलेटर सराउंडिंग में छोड़ेगा या सराउंडिंग से ऑब्जर्व करेगा। हियर वाज द फर्स्ट आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन। यू नो, क्वांटाइजेशन मीन्स a quantity whose accepted values are integral multiple of something. Discrete. First time he told that the energy of the oscillator is quantized. The energy exchange between the oscillator with the surrounding is also quantized. So he introduced the idea of quantization here. That is the reason why people say from Planck's idea
quantum mechanics book back. But he was telling about the radiations. He was telling that the radiation energy is quantized. The energy of the oscillator who are part of the electromagnetic waves, that means radiations, or exchange of energy of the oscillators with the radiations, that is quantized. So he wanted to tell that energy of the oscillator is quantized, energy of exchange with the surrounding is quantized. He first time introduced this quantization concept, and basing upon that he could successfully derive this formula. That's a rigorous way, not in your syllabus. This formula even will not be asked in the examination. But here the quantization thing came into existence in 1900. After that, people could find the charge of the electron is quantized. People earlier knew that a charge exchange or a charge transfer is taking place in a quantized fashion, but they did not know that the charge of a system can be quantized. But later on, it was also discovered. Charge is another quantity. But when Planck suggested his quantization idea, the great physicists of that time, they objected vehemently. Seriously, they objected. They did not allow him to tell this. But physicists like Einstein, he appreciated it. And he applied this quantization rule or quantization idea to understand the unexplained effect of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हॉर्ज पहले डिस्कवर किया था, लेकिन उसको स्टडी किए थे डिटेल्स में लूमर एंड प्रिंसेप, जब सॉरी लिनार्ड एंड हॉलवाक। लिनार्ड एंड हॉलवाक का कुछ ऑब्जर्वेशंस था। ये जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोट किया गया है 1 2 3 4 करके, जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो, ये पहला ग्राफ का राइट वाला हिस्सा और दूसरा ग्राफ को, ये दोनों ग्राफ को हम लोग कर रहे हैं। तीसरा वाला ग्राफ नहीं कर रहे हैं। तीसरा वाला ग्राफ को और एक एक्सपेरिमेंट प्लांक्स कांस्टेंट में करेंगे। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे मिला, यहाँ पे नोट डाउन किया गया है 5-6 ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल फिजिक्स फेल कर रहा था एक्सप्लेन करने में। आइंस्टाइन बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सोर्स से लाके आप कैथोड के ऊपर, मतलब मेटल के ऊपर गिराते हो, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो जो सोर्स से आने वाला एनर्जी, वो प्रोपागेशन के टाइम में उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये मान लो। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाएगा। Again, I am telling you, you will get questions regarding photoelectric effect only in live lab, not in theory. इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल्स में लिख दिया हूं। And Einstein's explanation could successfully explain the photoelectric phenomena. I mean the observations of photoelectric effect. उसके बाद कॉम्पटन नाम का एक आदमी अपना लैब में एक ऑब्जर्वेशन उसको मिला, जिसको कोई भी क्लासिकल लॉज एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो उस फोटोन आइडिया को लिया, आइंस्टाइन बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपागेट कर रहे हैं, उनके साथ एनर्जी फोटोन के रूप में, पैकेट के रूप में जा रहा है। वो पैकेट फोटोन है, क्वांटम के रूप में। वो फोटोन्स को पार्टिकल के रूप में आइंस्टाइन नहीं सोचा था, वो बोला था वो एनर्जी पैकेट है। लेकिन कॉम्पटन और एक स्टेप आगे बढ़ गया, बोला कि वो फोटोन्स जो पार्टिकल क्वांटम है, वो एक्चुअली पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, मतलब उनका मोमेंटम भी है। तब तक सब लोग सोच रहे थे ये फोटोन्स जो है ना, ये रेडिएशन का हिस्सा है, उनका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उनका भी मोमेंटम हो सकता है। मोमेंटम किसका है? जिसका मास है। काइनेटिक एनर्जी किसका है? जिसका मास है। अगर आप मान रहे हो कि फोटोन का मोमेंटम है, मतलब आप मान रहे हो कि फोटोन का मास है। कॉम्पटन ने फोटोन का मोमेंटम को कंसीडर करके अपना इफेक्ट को आराम से समझा दिया। सो इतने सारे सक्सेस जब इस आइडिया में हो गया, तो लोगों ने फाइनली ये एक्सेप्ट किए कि जिस रेडिएशन को हम लोग पहले वेव रूप का एंटिटी सोचते थे, वेव नाम का एंटिटी सोचते थे, शायद वो मैटर बिहेवियर भी देता है, क्योंकि उसका मोमेंटम भी है।
मतलब पहले क्या आइडिया था, दुनिया में दो तरह का एंटिटी है, एक वेव, एक मैटर। मैटर कभी वेवलेंथ पोजेस नहीं करेगा, वेव कभी मास पोजेस नहीं करेगा, मोमेंटम पोजेस नहीं करेगा। बट हियर व्हाट वी टू ऑब्जर्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हु आर वेव्स, they possess momentum. That means they show particle behavior. That means radiations, they can have both particle behavior as well as wave behavior. So they show dual behavior. That was established. Till now, people were talking about dual behavior of waves, radiations, not dual behavior of the matter. वो लोग ये बोल रहे थे कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर सकता है, वेव जैसा भी। लेकिन दुनिया में जो पार्टिकल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम एक्सेट्रा, ये भी वेव के रूप में दिखा सकते हैं अपने आप को। ये सोच उस टाइम में नहीं था। तो यहां तक आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे। मैं नेक्स्ट क्लास में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से शुरू करूंगा, और यही है तुम्हारा एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस के मुताबिक। इसके बाद वट एवर आई विल टीच, दोज आर ऑल important from the examination point of view. Anyone having any question regarding this? Yes. No, sir. Okay then. Then you come prepared by the next class. Next class I am going to discuss starting from particle nature of radiation, then de Broglie relation, then the velocity paradox, edge velocity, low velocity, Heisenberg uncertainty principle. So our syllabus is up to Heisenberg uncertainty principle. I don't know whether that is there here or not. No, it is not here. I have to upload another part. So I am closing the class then. Yes. Thank you, sir. Excellent, sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ बोलो।